हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद और स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट। हिस्ट्री एक बड़ा लेंथी विषय है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा लेंथ में जाना होता है और फैक्ट्स ऐसे लंबे समय तक हमारे माइंड में स्टोर नहीं होते जब तक कि हम उसके पीछे की हिस्ट्री को अच्छे से समझ ना लें। तो आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये फैक्ट्स लंबे समय तक याद रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मगध महाजनपद डेवलपमेंट करता करता विस्तृत होता होता वो एक बड़ा साम्राज्य बन गया। मगध साम्राज्य कहिए या मौर्य साम्राज्य कहिए, इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। उन्होंने 321 ईस्वी पूर्व में चाणक्य की सहायता से इस साम्राज्य की स्थापना की। यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो आज का संपूर्ण भारत, सुदूर दक्षिण के कुछ भाग को छोड़कर संपूर्ण भारत इसमें शामिल था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक यह साम्राज्य विस्तृत था। 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये एक बड़ा साम्राज्य था। तो इतने बड़े साम्राज्य को व्यवस्थित तरीके से चलाना भी एक चुनौती था, जिसको मौर्य सम्राटों ने बड़े आसानी से और बड़े शानदार तरीके से पूरा किया। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। यदि इनकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला केंद्रीय प्रशासन, दूसरा प्रांतीय प्रशासन और तीसरा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में राजा और उसका मंत्री परिषद शामिल था। राजा सर्वशक्तिमान था, वह की एलिमेंट्स था पूरे सिस्टम के लिए। साम्राज्य में समस्त शक्तियों का स्रोत सम्राट ही था। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है कि राजा ही राज्य है। वह सर्वाधिकार संपन्न सुप्रीम अथॉरिटी था। वह सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश भी था। सभी पदों पर नियुक्ति वही करता था। पूरा मौर्यन एम्पायर उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। परंतु राजा एक कर्तव्यपरायण भी होता था। अशोक ने प्रजा को पिता के समान प्यार किया और उनके हितों की रक्षा की। इसी तरह सभी मौर्य राजाओं ने देश को एक मजबूत व्यवस्था प्रदान की, जिससे मौर्य साम्राज्य दिन प्रतिदिन और ज़्यादा मजबूत होता चला गया। मौर्य साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसके अंग थे राजा, अमात्य, जनपद, मित्र, सेना, कोष और दुर्ग। राजा के अतिरिक्त एक मंत्री परिषद होती थी यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी। चाणक्य ने कहा है कि रथ केवल एक पहिया से नहीं चलता, इसलिए राजा को मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। मंत्री उसी को बनाया जाना चाहिए जो बुद्धिमान हो, जो ईमानदार हो, विश्वस्त हो, कर्तव्यपरायण हो। सबसे प्रमुख मंत्री की हम यदि बात करें तो प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, समाहर्ता यानी कि वित्त मंत्री, संधिदाता यानी कि कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की बागडोर संभाल रखी थी। मंत्री परिषद के अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभिन्न विभागों के प्रधान भी होते थे, जिन्हें मुख्य रूप से तीर्थ या अमात्य कहा जाता था, महाअमात्य कहा जाता था। इन तीर्थ या महाअमात्यों की संख्या 18 थी, लेकिन इनके अतिरिक्त भी अन्य पदाधिकारी भी होते थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। इन अध्यक्षों की संख्या 27 थी। यदि हम 18 तीर्थों का जिक्र करें तो इनमें मंत्री और पुरोहित थे, जो कि प्रमुख धर्माधिकारी थे। सेनापति सेना का प्रधान होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। संधिदाता कोषाध्यक्ष होता था, जो पैसे के लेन देन के विभाग को संभालता था। समाहर्ता ये राजस्व विभाग एवं वित्त विभाग का अध्यक्ष था। इसी तरह प्रदेष्टा जो कि कंटक शोधन न्यायालय का प्रधान भी था और इसके साथ साथ और विषयों को भी ये देखता था। नायक सैन्य संचालन का प्रधान अधिकारी था। दंडपाल था, सैनिकों को रसद सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य करता था। इसी तरह द्वारपाल, दुर्गपाल आदि
जो तीर्थ थे वो मंत्रिपरिषद में शामिल थे। इसके अतिरिक्त कुछ स्थायी अध्यक्ष भी शामिल थे जैसे लक्षणाध्यक्ष, ये मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष था। सुनाध्यक्ष, ये बुचड़खाने का अध्यक्ष था। नवाध्यक्ष, ये नौसेना से जुड़ी हुई कार्यवाही करता था। सीताध्यक्ष, राजकीय विभाग की जो भूमि होती थी उनका देखरेख करता था और कृषि संबंधी विभाग को भी संभालता था। इसी तरह लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष था। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष था। इस तरह से ये सारे जो अध्यक्ष थे या तीर्थ थे और मंत्री थे, ये एक कुशल केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को बनाते थे और सम्राट इनके ऊपर एक पावर के रूप में स्टैब्लिश थे। चलिए अब प्रांतीय प्रशासन की बात कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य एक बड़ा विस्तृत साम्राज्य था, अतः शासन संबंधी सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया था। अशोक के समय में इनकी संख्या 5 हो गई थी। तो ये बड़े राजनीतिक केंद्र थे जो इस प्रकार हैं। उत्तरापथ, इसमें कंबोज, गंधार, कश्मीर, अफगानिस्तान तथा पंजाब आदि के क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा प्रांत हम पश्चिमी प्रांत था। इसमें काठियावाड़, गुजरात से लेकर राजपुताना, मालवा आदि के प्रदेश शामिल थे। दक्षिणापथ, इसमें विंध्याचल से लेकर दक्षिण में मैसूर यानी कर्नाटक तक का सारा प्रदेश शामिल था। यहाँ कर्नाटक में सोने की खानों के कारण मौर्य शासकों का विशेष हित था। इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। नंबर 4 कलिंग, इसमें दक्षिण पूर्व का उड़ीसा शामिल था, यानी कि जो आजकल उड़ीसा है वो सारा पार्ट इसके अंदर शामिल था, जिसमें दक्षिण की ओर जाने वाले महत्वपूर्ण स्थल और समुद्री मार्ग थे। इसकी राजधानी तोशाली थी। 5वां प्रांत था प्राची या प्राची यानी कि पूर्वी देश। इसमें मगध तथा समस्त उत्तर भारत का प्रदेश शामिल था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह प्रदेश डायरेक्ट और पूर्ण रूप से सम्राट के नियंत्रण में था। दिव्यवादन के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। प्रांतों के गवर्नर को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। इस पद का जो राजकुल के व्यक्ति ही ज़्यादातर इसमें शामिल होते थे। मुख्यतः वो युवराज ही होते थे। इनको कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। तो इस तरह एक शानदार प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था मौर्य सम्राटों ने की। प्रांतीय प्रशासन के बाद जिला या मंडल प्रशासन की बात कर लेते हैं। प्रांतों को आगे मंडलों में डिवाइड किया हुआ था। प्रत्येक प्रांत में कई मंडल होते थे, जो आजकल के हम जिले के रूप में इनको देख सकते हैं। अर्थशास्त्र में लिखा है कि प्रदेष्टा नामक अधिकारी मंडल का प्रधान होता था। अशोक के लेखों में से प्रादेशिक कहा गया है। वह अपने मंडल के अधीन विभिन्न विभागों के अध्यक्षों जो होते थे उनके कार्यों का निरीक्षण करता था तथा समाहर्ता के प्रति यह उत्तरदायी होता था। चलिए अब स्थानीय प्रशासन की बात कर लेते हैं। मौर्य प्रांत बहुत विशाल थे, अतः स्थानीय प्रशासन का अत्यधिक महत्व ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। प्रत्येक प्रांत को अनेक मंडलों में विभक्त था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। मंडलों को आगे जनपदों में विभाजित किया जाता था। एक जनपद में 1600 गांवों का समूह होता था। जनपद को आगे स्थानीय में बांटा जाता था। एक स्थानीय में 800 गांवों का समूह होता था। आगे स्थानीय को भी डिवाइड किया जाता था द्रोणमुख में। एक द्रोणमुख में 400 गांव शामिल होते थे। फिर आगे द्रोणमुख को भी डिवाइड किया जाता था खरवटिक में, जिसमें 200 गांव होते थे। फिर आगे और इसको डिवाइड किया जाता था संग्रहण में। एक संग्रहण में 10 गांव का एक समूह होता था, यानी कि एक संग्रहण 10 गांव से मिलकर बनता था। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई गांव नजर आता है। यानी कि आज की ही तरह गांव भी यानी कि ग्राम भी उस समय की प्रशासनिक इकाई की सबसे छोटी कड़ी थी। यानी कि ग्राम मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी यूनिट थी। यदि इन इकाइयों के अधिकारियों की बात करें तो उनमें गांव के शासक को ग्रामिक कहा जाता था, संग्रहण का अधिकारी गोप कहलाता था तथा स्थानीय
जो इकाई थी उसका प्रधान स्थानिक कहलाता था। संपूर्ण जनपद के अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। इसके ऊपर महामत्य यानी कि मंडल अधिकारी होते थे। महामत्यों के ऊपर प्रांतीय शासक कुमार होता था, परंतु महामत्यों की नियुक्ति सम्राट करता था तथा उनसे सीधा संपर्क भी रखता था ताकि कुमार की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। मौर्यकालीन गांव पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होते थे। लोग वस्तु विनिमय के द्वारा अपना काम चलाते थे और दैनिक ज़रूरतों की जो पूर्ति थी वे आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करके कर लिया करते थे। जो है ना, जो भी खेती मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। और जो ग्रामिक था, जो यहाँ का ग्रामीण है, जो गांव का मुखिया है, वो सरकार की भू राजस्व के कलेक्शन में मदद करता था और आगे इस कलेक्शन को पहुँचाता था। तो दोस्तों, ये था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर मौर्यन एम्पायर का। इसके साथ साथ इस सारे स्ट्रक्चर, इस सारे प्रशासन की सुरक्षा का भी एक बड़ा चैलेंज था। तो इसको सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए एक शानदार और शक्तिशाली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत थी, यानी कि एक सैन्य संगठन बड़ा इम्पोर्टेंट होता था। तो चलिए अब मौर्यकालीन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी कर लेते हैं। ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वेसर्वा सम्राट होता था। सेनापति युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। सेनापति के पश्चात नायक का पद बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता था। मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि यह एक स्थायी सेना थी। इससे पहले हमें ऐसा नज़र नहीं आता। स्थायी सेना डायरेक्ट रूप से राजा के अधीन होती थी। पिलनी कहता है कि मौर्यकालीन सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हस्ती सेना और 800 रथ भी अवेलेबल थे। सैनिकों को राज्य की ओर से नगद वेतन मिलता था। राज्य की ओर से हाथी, घोड़े, अस्त्र शस्त्र आदि सारा सैनिक सामान दिया जाता था। इस प्रकार राजकोष का एक बड़ा भाग सेना पर खर्च किया जाता था। यदि मिलिट्री मैनेजमेंट की बात करें तो सेना प्रबंध बहुत ही व्यवस्थित था। सेना के 6 अंग थे कौटिल्य के अनुसार: पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, यातायात और नौसेना। इनमें से पहले 4 अंगों को कौटिल्य ने बड़ा महत्वपूर्ण बताया है तथा इन्हें चतुरंगनी सेना कहा है। इन 4 अंगों के अध्यक्ष इस प्रकार हैं: पदाध्यक्ष, पदात्याध्यक्ष यानी कि पैदल सेना का अध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष घुड़सवार सेना का अध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष हाथी सेना का अध्यक्ष और रथाध्यक्ष रथ सेना का अध्यक्ष। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला नायक पदाधिकारी होता था। सेनापति पूरे युद्ध विभाग का अध्यक्ष होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया, तथा यह सारी जो सेना थी उसके संचालन करने में महत्व जो है ना पूरी तरह से निपुण होता था। मैगस्थनीज जो कि सेल्यूकस की ओर से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक तरह से राजदूत था, उसका विवरण हमें उपलब्ध है। तो उसने लिखा है कि सेना के प्रबंध के लिए 30 सदस्यों की एक प्रबंध कार्यकारिणी की यानी कि मैनेजमेंट कमेटी होती थी। वास्तव में इसी शक्तिशाली और विशाल सेना के दम पर मौर्य सम्राटों ने पूरे जम्बूद्वीप पर अधिकार कर लिया और एक गौरव फील करने वाली फील हमें देने का मौका दिया और भारत में पहला स्ट्रॉन्ग हिंदू राष्ट्र इस्टेब्लिश किया और चंद्रगुप्त मौर्य को इसीलिए पहला हिंदू राष्ट्र राजा कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी मौर्यकालीन प्रशासन और सैन्य प्रबंध पर एक छोटी सी प्रस्तुति। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बनाने का, और इसी तरह से और भी अच्छी वीडियोस हम लाने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।